Hello everyone, welcome back to Gyan Mimamsa YouTube channel. Today we are going to analyze the news from The Hindu on the Indian Express. So let's start it. Our first article is Supreme Court Committee pulls up Assam government for inaction over mining activities near Kaziranga National Park. तो ये आर्टिकल क्यों आया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी, सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी है सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी, उसने असम गवर्नमेंट एंड जो कार्बी एनालॉग ऑटोनॉमस काउंसिल है KAAC, इन दोनों को ही कहा था कि इलीगल जो माइनिंग हो रही है जिसके वजह से एनिमल्स जो है, जो इकोलॉजिकल कॉरिडोर है जो काजीरंगा नेशनल पार्क और कार्बी एनालॉग हिल्स को जो कनेक्ट करता है, वहां पे इलीगल माइनिंग को रोकने की लिए कहा गया था। बट बहुत ज्यादा जो है डिले देखा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है उनका वायलेशन देखा गया था। तो इस लिए ये आर्टिकल जो है दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था अराउंड 2019 का ये ऑर्डर था, उसमें बताया था कि ऑल माइनिंग एक्टिविटीज जो भी एक्टिविटीज हो रही है अलोंग द काजीरंगा नेशनल पार्क और उसके कैचमेंट एरिया में, और जितने भी प्राइवेट लैंड्स है जहाँ पे एनिमल कॉरिडोर देखा गया है, वहां पे जो है माइनिंग नहीं करनी है। बट इनके नोटिस के बाद, कमिटी के बोलने के बाद भी जो है 6 इयर्स हो गए हैं, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है नहीं देखी गई। जो ऑटोनोमस काउंसिल थी वो भी इनएक्शन में ही है, उसे भी क्रिटिसाइज जो है वो किया गया है कि उन्होंने माइनिंग एरिया को या माइनिंग के लिए जो लैंड है उसे ग्रांट किया है अराउंड कार्बी एग्लोंग एलिफेंट रिजर्व। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखी जा रही है, जिससे ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें दो पॉइंट हमें याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि असम गवर्नमेंट और KAAC को कि इस जगह पे जहाँ पे कॉरिडोर्स है, देन काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पे माइनिंग जो है नहीं होनी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखी जा रही है। क्योंकि अगर आज का सिनेरियो हम देखें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी जो है इस एरिया में बहुत ज्यादा है फ्लड की वजह से। स्पेसिफिकली जो ब्रह्मपुत्र फ्लड आते हैं, जब भी ब्रह्मपुत्र के फ्लड्स देखे जाते हैं एनुअली, जिसपे जो वन हॉर्न राइनो है, एशियन एलिफेंट है, टाइगर है, उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है साउथवर्ड्स फ्रॉम काजीरंगा टू कार्बी। तो ये प्रॉब्लम भी देखी जा रही है, फ्लड की वजह से जो एनिमल है वो माइग्रेट करता है, जिसकी वजह से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बन जाता है, पाथवे बन जाता है एनिमल्स के लिए। और माइनिंग की वजह से जो है थ्रेट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक माइनिंग का थ्रेट बढ़ता जा रहा है, और दूसरा हम कहेंगे कि जो इन्वायरमेंटल, स्पेसिफिकली जो एनुअल फ्लड आते हैं ब्रह्मपुत्र में, वो भी देखे जा रहे हैं, जिसके वजह से एनिमल्स जो है वो अपने कॉरिडोर को चेंज करते हैं, पाथवेज को जो है चेंज करते हैं। ये सारी चीजें जो है देखी जा रही है। अगर हम थोड़ा सा इसका स्टैटिक पॉइंट की बात करें, ये आर्टिकल वैसे थोड़ा सा हम याद रखेंगे, न्यूज जो है वो बहुत छोटी सी है, बट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए। देन जो KAAC, जिसे कार्बी एनालॉग ऑटोनोमस काउंसिल कहते हैं, ये भी 6 शेड्यूल से बनी है। 6 शेड्यूल के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसके अंदर से ये स्टैब्लिश हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल में। तो ये दोनों ही बॉडीज जो है, नेशनल पार्क एंड जो ये काउंसिल है, वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे। और अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, इसका अगर हम थोड़ा सा स्टैटिक देखें, ये आसाम स्टेट में है, उसके साथ साथ इसकी जो बाउंड्री है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो नॉर्थ में इसकी बाउंड्री बनाता है, और जो कार्बी एनालॉग
हिल है वो साउथ में देखा गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ देखी गई है, जैसे वन हॉर्न राइनो देखे गए। अराउंड टू थर्ड जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का देखा जाता है वन हॉर्न राइनो, वो इसी एरिया में या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। इसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट एनिमल्स देखे गए, जैसे राइनो, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वाम्प डियर, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। देन ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है, जहाँ पे काफी बर्ड्स जो है देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनली भी देखे गए हैं होस्टिंग के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स भी जो है यहाँ पे आते हैं और रेसिडेंट करते हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसे डिक्लेयर किया था 1974 में। नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया था। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व जो है 2006 में इसे डिक्लेयर किया था, जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइगर की जो है डेंसिटी हम देख सकते हैं। अगर राइनो की बात हुई है तो हम इसका थोड़ा सा साइट रेड लिस्ट का, जो आईयूसीएन का रेड लिस्ट है, उसका स्टेटस भी याद रखेंगे। जो राइनो है वो वल्नरेबल है, वल्नरेबल के कैटेगरी में आते हैं। एशियन एलिफेंट हमने देखा था इंडेंजर्ड है। जो बारहसिंगा स्वैम्प डियर है वो भी वल्नरेबल है। और इसमें प्रॉब्लम हमने देखी माइनिंग की देखी जा रही है, और जो फ्लड्स आते हैं ब्रह्मपुत्रा में, एनुअली फ्लड आते हैं, ये इससे भी प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो बस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने माइनिंग एक्टिविटीज को लेके, जो काजीरंगा के पास में हो रही थी, उसको लेके असम गवर्नमेंट और KAAC काउंसिल जो है उसको क्रिटिसाइज किया है। लेट्स सी इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। सो इस आर्टिकल में जो इसका कोर थीम है वो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जो रिसेंटली 2026 में देखा गया था। तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 जो रिसेंटली जो है पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। इस न्यू लॉ में क्या बताया गया है कि जो मिनरल एक्सट्रैक्शन है एंड उन मिनरल का जो मैनेजमेंट होगा या मैनेजमेंट राइट्स जो होंगे, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गए। तो इस आर्टिकल में वैसे बहुत सारी मतलब स्टेट एंड सेंट्रल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, बट हम कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ हम फैक्ट्स देखेंगे या फिर क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें देखेंगे। तो जैसे अगर हम इस आर्टिकल में उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया है, तो उड़ीसा एक मिनरल रिच स्टेट है। उड़ीसा जो है एक मिनरल रिच स्टेट है, वो बहुत ज्यादा हाईली जो है डिपेंडेंट है मिनरल्स पर। मिनरल रिच स्टेट्स है, तो उड़ीसा कहते हैं क्योंकि वो एक मिनरल रिच स्टेट है, इसकी वजह से, इस न्यू अमेंडमेंट के वजह से, जो उड़ीसा का स्टेट है, उड़ीसा स्टेट है, उसकी फिजिकल हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। और जो फेडरल पावर है, स्टेट्स एंड सेंट्रल के बीच में जो फेडरल पावर है, उस पर भी इस एक्ट के वजह से, या फिर हम ये जो लॉ बना है उसके वजह से जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें कही गई है। तो अगर हम देखें कि सेंट्रलाइजेशन में या फिर कौन से एक्ट में जो है चेंजेस किया गया है, तो ये जो अमेंडमेंट था वो MMDR, माइंस मिनरल्स एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में का एक्ट है, जो 1957 का है। और इसमें जो सेक्शन डी है वो इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 9D जो इंसर्ट किया गया है, जिसमें इस प्रोविजन में बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनरल राइट्स या फिर मिनरल बियरिंग लैंड टैक्स जो होता है, सेस होता है, लीगल लिवाई जो है वो इम्पोज नहीं कर सकती है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो मिनरल राइट्स या मिनरल बियरिंग लैंड पर टैक्स, सेस या लीगल लिवाई इम्पोज नहीं कर सकती। सेक्शन 9D में ये अमेंडमेंट किया गया और ये 1957 के एक्ट में इंसर्ट किया गया है। तो ये सारे एक्ट को या ये अमेंडमेंट के बाद जो है बोला जा रहा है, क्योंकि जो लैंड है वो एक स्टेट लिस्ट में आती है, लैंड जो है वो स्टेट लिस्ट में है, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है वो देखी जा रही है कि जो उड़ीसा की साइड से ऑथर है वो कहते हैं कि
मिनरल बेयरिंग लैंड का जो फ्रेज हमने ऐड कर दिया है, उससे सेंटर जो है वो स्टेट पर पूरी तरीके से है, सेंटर जो है स्टेट के जो लैंड है उस पर कंट्रोल, लैंड को कंट्रोल करना चाहती है, उसकी अथॉरिटी पर कंट्रोल करना चाहती है। ये सारी चीजें बताई जा रही है। अगर हम यहाँ पे उड़ीसा का एग्जाम्पल देखें तो उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि अराउंड 37 डेटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 37.59% के अराउंड जो है उड़ीसा माइनिंग रेवेन्यू का टोटल शेयर, जो उड़ीसा स्टेट का टोटल शेयर जो है इतना है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखी जा रही है। सेंटर का क्या व्यू है, सेंटर क्या बोलता है इसके लिए? सेंटर कहता है कि जो हेवी टैक्सेस स्टेट लगाते हैं, हेवी लिवाइज की वजह से जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो रही है, वो खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये नेशनलाइज्ड रहेगी या सेंटर के हाथ में रहेगी तो इसके ऊपर कोई नेशनल लेवल की यूनिफॉर्म पॉलिसीज जो है वो बन पाएंगी। पर स्टेट का व्यू क्या है इसमें? क्योंकि सेंटर अपने आर्गुमेंट्स देता है कि क्यों उन्होंने ये अमेंडमेंट जो है वो इंसर्ट किया है, क्यों अमेंडमेंट में चेंजेस लेके आया है, क्यों इसका लैंड का जो सिनेरियो है, मिनरल रिच स्टेट जो है स्पेसिफिकली, या माइनिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कैसे अलग है। तो स्टेट का व्यू में, स्टेट के व्यू में ऑथर कहते हैं कि सेंटर ने जो मिनरल कंट्रोल और रेवेन्यू राइट्स तो ले लिए, बट इससे क्या होगा कि क्योंकि सेंटर इस अमेंडमेंट के बाद मिनरल कंट्रोल करेंगे, रेवेन्यू राइट, ये सारे राइट्स तो ले लिए, बट इसके बाद जो पोल्यूशन है, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट है, या फिर इन्वायरमेंट हैजार्डियस जो भी चीजें निकल के आएंगी, वो सारी चीजें जो है स्टेट को या फिर जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है उन्हें झेलनी पड़ेगी, उनको बेयर करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखी जा रही है। अगर हम उड़ीसा का ही, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उड़ीसा का एक सुकिंदा वैली है, जहां से इंडिया का अराउंड 98% क्रोमेटाइन माइट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये देखा गया है कि इस माइनिंग की वजह से जो रिवर्स है वो रेड हो गई है, रिवर टर्न रेड, और जिसकी वजह से एक हेक्सावेलेंट क्रोमीन करके एक सब्सटेंस है, देखा गया है, जिसको माना जाता है कि वो कार्सोजेनिक एजेंट है, जिससे कैंसर हो सकता है, देखा गया है, जिससे जो लोकल विलेजेस है उनके लंग में कैंसर जो है वो बन रहा है, और मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीजों की वजह से सेंटर और जो स्टेट है उनका आर्गुमेंट देखा गया है। तो हमें इन सब आर्टिकल्स में क्या याद रखना है? फर्स्ट हमें याद रखना है कि अमेंडमेंट किस में हुआ, ये चीज हम याद रख सकते हैं, और दूसरा थोड़ा सा कि क्या कोर आर्ग्यूमेंट है, बस हमें इतना ही याद रखना है। बहुत स्पेसिफिकली कि स्टेट क्यों इसके खिलाफ है, सेंटर क्यों इसके खिलाफ है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम याद रख सकते हैं। बट जो आर्ग्यूमेंट है या पॉलिटिकल व्यूज है वो हम उतना याद नहीं रखेंगे, बस थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ही याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज Importance of elephant corridors in reducing conflict। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिसेंटली एक रूलिंग दी थी, जिसमें कोर्ट्स ने सेंटर को कहा था कि जितने भी इंडिया में एलिफेंट कॉरिडोर्स है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा था कि जितने भी इंडिया में एलिफेंट कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर्स है, उसका एक फ्रेश सर्वे होगा। तो एक फ्रेश सर्वे करने का ऑर्डर दिया था, ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसे कंट्रोल कर सके। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया था, ये भी कहा था, डायरेक्टिव्स दिए थे कि कोई भी ऐसे वायलेंस मेथड का यूज नहीं करेंगे, जैसे फायर बॉल्स हो गया, क्रैकर्स हो गया, कि हम उस एरिया से एलिफेंट्स को भगाने के लिए, ताकि हम अपने क्रॉप को सेव कर सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है उन्होंने ऑर्डर दिया था। उन्होंने क्लियरली ये बताया था कि क्रॉप डैमेजेस के लिए या क्रॉप डैमेज को बचाने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर को ब्लॉक नहीं कर सकते, एलिफेंट कॉरिडोर्स को हम ब्लॉक नहीं कर सकते,
क्योंकि जो एलिफेंट्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, वो छोटे-छोटे डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करते और उनका ये नेचुरल हैबिटेट ही ऐसा है, वो लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आर्टिकल में बताया गया है जैसे कि जो मेल एशियन एलिफेंट है उनका एवरेज होम रेंज जो होता है, एक होम रेंज जो है वो 50 से 300 किलोमीटर 300 स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है। तो इतना बड़ा उनका होम रेंज भी होता है। और जैसे इंडिया का मौसम है, सीजनल वेरिएशन की वजह से कभी पानी के लिए, कभी फूड के लिए, स्पेसिफिकली ड्राई मंथ्स में वाटर के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एलिफेंट्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वो बताते हैं कि जब ड्राई सीजन होता है तो वो केरला के जो मॉइस्ट फॉरेस्ट है उस तरफ माइग्रेट करते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2023 के रिपोर्ट में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बताती है कि इंडिया में 15 स्टेट के अंदर 150 15 स्टेट के अंदर 150 एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। देन इंडिया में 4 मेजर एलिफेंट लैंडस्केप देखे गए हैं। जो मेजर लैंडस्केप है, 4 मेजर लैंडस्केप कौन कौन से है? फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स, देन नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स जो है, देन शिवालिक एंड गैंगेटिक प्लेन्स, शिवालिक हिल्स एंड जो गैंगेटिक प्लेन्स है, गंगा का जो प्लेन्स है वहां पे, एंड सेंट्रल इंडिया। और फोर्थ जो लैंडस्केप है वो है ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल एंड ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, देन शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है वहां पे ये 4 मेजर लैंडस्केप देखे गए हैं एलिफेंट्स के लिए। अब ये सारी प्रॉब्लम के चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट जो है, एलिफेंट एंड ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट जो है, एनिमल ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सपैंड हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा है, जैसे मान लीजिए हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, कैनाल्स बन रहे हैं, बहुत जगह पे पावर लाइंस बन रही है, जिसकी वजह से जो हैबिटेट है, एलिफेंट्स का हैबिटेट है वो भी ब्रेक हो रहा है, जिससे वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड हम कह सकते हैं जो माइनिंग प्रेशर है, उड़ीसा जैसे स्टेट में, झारखंड जैसे स्टेट में, जहाँ पे एक्सेसिव माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ये सारे भी एक रीजन देखे गए हैं। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, ये सब इसका एग्जाम्पल है कि न्यू एक्सेसिव माइनिंग जो है, डिफॉरेस्टेशन जो है देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो एलिफेंट्स है वो लॉन्ग रेंज में माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आर्टिकल इस बारे में था कि जो ये कॉरिडोर्स बने हैं 15 स्टेट में 150 कॉरिडोर्स है, उस पे एक न्यू सर्वे लाने की बात की गई थी। तो बस थोड़ा सा ये याद रखें। और इस आर्टिकल में हम एशियन एलिफेंट्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक भी पढ़ लेंगे आप लोग, ताकि हमारा करंट है स्टैटिक दोनों। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया कैन बिकम ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी है उन्होंने बताया। तो वो एक इवेंट में गए थे, जिसे हम GRSE इवेंट भी कह सकते हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जो थे उसे लॉन्च किया, उसके सेरेमनी में जो है वो गए थे। उस पे ये आर्टिकल है। अगर इस आर्टिकल का हम कोर समझे तो इसका कोर मैसेज है कि ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाना है इंडिया को, ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब। तो उन्होंने बताया कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि इंडिया जो है ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बन सकता है, उतनी वो कैपेसिटी जो है इंडिया रखता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें, ग्लोबल मार्केट में जो ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग मार्केट था, वो
या फिर जो शिप बिल्डिंग की कंट्रीज थी उनकी कैपेसिटी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। तो जो एक वॉइड आया है उस वॉइड को जो है इंडिया फिल कर सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक की प्लेयर जो है बन सकता है सप्लाई चेन में इंडिया, जो वॉइड आता हुआ दिखाई दिया है। देन वो बताते हैं कि 100+ वेसल्स है डिलीवर कर सकते हैं हम। इवन जो जर्मनी के लिए जो कार्गो वेसल्स है वो इंडिया बिल्ड कर रहा है, जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी जो है जिसको मिली है। तो इस तरीके से जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बताते हैं। डिफेंस मिनिस्टर पे एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की। तो वो बोलते हैं सेल्फ रिलायंस या आत्म भारत का जो हमारी पॉलिसी है वो सिर्फ एक पेपर पॉलिसी नहीं है। अब वो सिर्फ एक पेपर पॉलिसी नहीं है। अब इसका जो मेन फोकस पॉइंट है, एक्चुअल वॉर है या बैटलफील्ड जो है वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे काम करने का है और उसको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाने से इनका मतलब था। क्योंकि इंडिया का अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के एडवांटेजेस की बात करें, तो इंडिया का जो डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया की डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो स्किल्ड लार्ज वर्कफोर्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उन सबको अडॉप्ट करके इंडिया जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है पूरे वर्ल्ड में। देन उसी के साथ साथ वो बता रहे हैं कि शिप बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है उसे एक्सपैंड करना है, क्योंकि जो बहुत सारे एमएसएमईज है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे एज मिल सकता है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट बताते हैं इंडिया के लिए। एंड वो बोलते हैं कि हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। मेक फॉर द वर्ल्ड हमारा अब जो है एम होना चाहिए। मेक फॉर द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि इंडिया का टारगेट अब सिर्फ लोकल नीड्स को फुलफिल करना नहीं है। लोकल नीड्स तो हमें फुलफिल करनी ही है, बट उसके साथ साथ हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना है जिससे जो मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स है, मैरीटाइम प्लेटफॉर्म, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो डिमांड ग्लोबली देखी जा रही है उसे भी फुलफिल करना है। तो इस तरीके से बताते हैं वो कि इंडिया को अपनी तो नीड्स को कंप्लीट करना ही है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है उसमें भी डेवलपमेंट दिखाना है, जिससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरा कोर ये थीम ये भी था कि किस तरीके से हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंडिया में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है और इंडिया अपनी जो लोकल नीड्स है उसे भी फुलफिल कर सकती है। जैसे उन्होंने एमआरओ की बात करें तो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल इन सारी चीजों की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने की भी बात की। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज पीएम calls upon space startups to make India a talented या टैलेंट हब। तो इस आर्टिकल ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है, जैसे कल जो 23 अगस्त को थर्ड नेशनल स्पेस डे था। तो उस ओकेजन पे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो स्पेस स्टार्टअप थे उनके फाउंडर्स, उनके सीईओ के साथ जो है इंटरेक्शन किया। उन्होंने बताया कि उनका विजन जो है इंडिया को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ग्लोबल स्पेस टैलेंट एंड इन्वेस्टमेंट हब बनाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सीईओ से बात करी, सीईओ एंड फाउंडर से बात करी, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राइवेट कंपनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है इंडिया के स्पेस मिशंस में, जिसमें इंडिया जो है ग्लोबल स्पेस टैलेंट के तरफ और इन्वेस्टमेंट हब जो है बन सकता है। देन उन्होंने बताया कि इंडिया के पास स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है बहुत बड़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, एक वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट की तरह हम देख सकते हैं, जिसके पास इन्वेस्टर है, स्पेस में कंपनीज है, जो इंडिया का जो करियर है वो बिल्ड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और बहुत सारे लोग जो है अट्रैक्ट भी होंगे। देन वो बोलते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ये बोलते हैं कि स्टार्टअप्स जो हम स्पेस में स्टार्टअप्स देखते हैं सिर्फ वहां पे
रॉकेट्स नहीं बनाना, जो स्पेस में स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं सिर्फ वहाँ पे रॉकेट्स या फिर जो सैटेलाइट्स है, अपने आप को वहीं तक लिमिट नहीं करना है। लिमिटेशन जो है यहीं तक नहीं रहनी चाहिए कि सिर्फ हमें रॉकेट बनाना है, हमें सैटेलाइट्स बनाना है। बाकी जो और भी स्पेस की टेक्नोलॉजी है, उसमें भी इवॉल्व होना है, उसे भी इवॉल्व करते जाना है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे जो डेली लाइफ है उसमें भी कंट्रीब्यूशन करे। जैसे जो कोर इश्यूज है वो सॉल्व करे, जैसे एग्रीकल्चर का इशू, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी फार्मिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब चीजों पे भी काम करे। सिर्फ इनका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि रॉकेट एंड सैटेलाइट्स बनाए, बट कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को इन सारे एरियाज में भी काम करे और इन सारे एरियाज को भी थोड़ा सा हम बेटर कर सकते हैं। देन उन्होंने बोला कि जो स्कूल चिल्ड्रंस है उनके उनके अंदर भी एक पैशन या फिर एक पैशन कल्टीवेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो नीति आयोग है, उन्होंने स्टार्टअप्स के साथ मिलके अटल थिंकिंग लैब्स भी बनाई है, एटीएस भी बनाई है, जिससे जो स्कूल स्टूडेंट है उनके साथ टाई अप करेंगे। ये भी एडवाइस दी गई है। तो ये सारी चीजें जो है नेशनल स्पेस डे पर पीएम ने बताया था कि हम किस तरीके से अपने स्पेस इकोनॉमी को जो है स्पेस इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट की तरफ लेके जा सकते हैं, या ग्लोबल मार्केट में इसका शेयर जो है बढ़ा सकते हैं। अराउंड अभी 2 to 3% है, तो उसे बढ़ा के हम किस तरीके से 10% तक लेके जा सकते हैं, जिसके लिए जो स्पेस फ्रेमवर्क है, एफडीआई जो है, या एफडीआई में जो रिलैक्सेशन है उसमें भी काम करेगा। और जो प्राइवेट कंपनी जो चीजें लॉन्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, उससे भी ये जो हमारा टारगेट है 10% करने का, उसे भी एक अच्छा खासा पुश मिलेगा। तो बस ये याद रखिए, थर्ड नेशनल स्पेस डे था, इसलिए सीईओ और फाउंडर से जो बात हो पाई, और उन्होंने कहा है कि स्पेस को हमें, या स्पेस टेक्नोलॉजी को हमें सिर्फ रॉकेट एंड सैटेलाइट तक ही लिमिटेड नहीं रखना, और जो डेली लाइफ में यूज आ सकता है वैसे भी हमें काम करना है। बस छोटा सा आर्टिकल था। एटीएल्स के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग साइबर अटैक्स एज वेल एज डिफेंसेस, व्हाट इज दिस मीन फॉर इंडिया। जैसे हम देख रहे हैं एआई का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उससे साइबर अटैक्स तो बढ़ रहे हैं, बट इन साइबर अटैक्स को रोकने के लिए भी हमें एआई को ही यूज करना पड़ रहा है, एआई की ही हेल्प लेनी पड़ रही है। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जो ऑथर है वो बताते हैं कि रैपिड मास अडॉप्शन हुआ है एआई के आने के बाद से। रैपिड मास अडॉप्शन, इसमें ऑथर बताते हैं कि 15 इयर्स लगे थे ट्रेडिशनल, जब इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, एटलीस्ट 1 बिलियन यूजर्स को वहां तक पहुंचने में, इंटरनेट की फैसिलिटीज को परचेस करने में 15 इयर्स का टाइम जो है, 15 इयर्स लग गए थे। बट जब से एआई एजेंट्स आए हैं, या फिर एआई आई है जैसे चैट जीपीटी, तो इसका मास अडॉप्शन जो है वो विद इन 3 इयर्स देखा गया है, अचीव कर लिया है। तो इसे एक फास्ट अडॉप्शन की वजह से भी साइबर सिक्योरिटी के जो मैकेनिज्म है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए रैपिड अडॉप्शन हुआ 15 इयर्स वर्सेस हम कह सकते हैं 3 इयर्स एआई आने के बाद। तो इन 15 इयर्स में अ, सारी जो कंपनीज थी वो धीरे धीरे फ्लरिश हुई, उसके साथ साथ जो क्राइम थे उसे भी हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सारे मैकेनिज्म भी जो है लेके आया गया। बट कि 3 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही इतनी सारी जो है डेवलपमेंट हो गई, जिसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी है, उनके जो मैकेनिज्म है वो इसे मैच ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो है रैपिड मास अडॉप्शन की वजह से ये प्रॉब्लम भी देखी गई। देन इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ऐसी एडवांस फ्रंटियर एआई कैपेबिलिटी है कुछ फ्यू कंट्रीज के पास है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, यूएस के पास है, यहाँ पे इसका हेडिंग्स लिख देती हूँ मैं। तो पावर डायनेमिक अगर हम देखें, जो एसिमेट्रिक है,
सबके पास इक्वली नहीं है, इट्स अ एसिमेट्रिक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पावरफुल कंट्रीज है या फिर जिनके पास एआई कैपेबिलिटी है, वो बहुत कम कंट्रीज है, जैसे यूएस हो गई, चाइना हो गई, इनके पास मेन कॉन्सेंट्रेटेड जो है पावर है। इसे इस एसिमेट्रिकल लीड की वजह से इन्होंने जो साइबर कैंपेन है वो लॉन्च करा, जिसकी वजह से डिफेंसिव शील्ड्स जो है इन्होंने अपने सिस्टम में बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, जो आज से अगर हम कंपेयर करें किसी भी डेवलपिंग कंट्री से, तो वो अनमैचेबल एडवांटेज जो है इन दो कंट्रीज को, या फिर जो फ्यू कंट्रीज है जिन्होंने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर ली है एआई के सिस्टम में, एआई में, तो उससे हम मैच भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा वो लार्ज बन चुकी है। देन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो साइबर अटैक्स है वो भी इवॉल्व हुए हैं। जैसे पहले अटैक होते थे, जिस तरीके के साइबर अटैक पहले होते थे, अब उससे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट पे ये साइबर अटैक्स जो है देखे जा रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ साइबर अटैक्स भी हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे चैट जीपीटी है, उनके मॉडल्स जो है सोशल मीडिया के जो डाटा है उसे माइन करते हैं, उसे यूज करते हैं, जिससे जो पर्सनल चीजें होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो भी एक लार्ज स्केल पे क्राफ्ट की जा सकती है। देन हम बात करें कि जो मालवेयर्स है वो भी चेंज हो चुके हैं, उसके सिस्टम में भी जो है चेंज आ रहा है। जो ओल्डन मालवेयर थे, उसे फिक्स करने में, उसको प्रिडिक्ट करने में, उसका जो पैटर्न है उसको प्रिडिक्ट करने में टाइम लगा, और जब हमने प्रिडिक्ट करा तो धीरे धीरे जब एआई जनरेटेड मालवेयर्स आए, तो उन्होंने क्या करा, अपना जो बेसिक कोड है जिस वजह से वो बना हुआ है उसे ही चेंज करने लगे। बेसिक कोड को जो है अल्टर करने लगे, चेंज करने लगे, या फिर हम कह सकते हैं कि रीस्ट्रक्चर करने लगे। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स जो है देखी जा रही है कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है जो भी अल्टर या रीस्ट्रक्चर बेसिक कोड्स को एआई अल्टर कर रहा है या रीस्ट्रक्चर कर रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने में केपेबल नहीं देखा जा रहा है। इससे भी जो साइबर क्राइम्स है वो और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऑटोनोमस ऑफेंसिव साइबर एजेंट्स जो है, क्योंकि अब एआई मॉडल जो है वो सिर्फ ह्यूमंस पे डिपेंडेंट नहीं है, जो हम एआई एजेंट्स की बात करते हैं वो सिर्फ अब ह्यूमन जिस तरीके से उन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा उस तरीके से ही नहीं काम कर रहे हैं। अब एआई मॉडल्स जो है ह्यूमन के इंटरवेंशन के बिना भी बहुत सारे साइबर क्राइम जो है या साइबर कैंपेन प्लान्स जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं, जबकि ये सारी चीजें जो है एआई एजेंट्स को नहीं बताई गई होती, ह्यूमंस ने उन्हें कमांड नहीं दिया होता, बट वो खुद से ये सारी चीजें जो है कर रहे हैं, वो अडेप्ट कर रहे हैं ये सारी चीजों को, वो अडेप्ट करके उनके पास ये एबिलिटी है कि इन सारी चीजों को अडेप्ट करके अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो है केसेस भी देखे गए हैं इसके। और क्या वल्नरेबिलिटी देखी गई है, मान लीजिए कि जो एआई मॉडल्स है, अब वो क्या कर रहे हैं, किसी भी फुल स्केल पर जाकर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी भी कंपनी का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको स्कैन कर रहे हैं, उसको स्कैन करके जो उसके सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर में कोई कमी है, कोई वल्नरेबिलिटी है, उसको अनकवर कर रहे हैं, और उसको यूज करके लार्ज अमाउंट में थ्रेड्स जो है देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी भी चीजें जो है देखी गई है। अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क है वो भी बढ़ चुका है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क जो है वो बढ़ चुका है, जैसे पावर ग्रिड हो गया, न्यूक्लियर प्लांट हो गया, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हो गया, केमिकल रिफाइनरीज हो गया, यहाँ पे भी जो है रिस्क बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एआई के साथ इंटीग्रेटेड है। एआई में कोई भी चेंज आता है या फिर एआई में कोई भी मालवेयर प्रॉब्लम आती है, तो इन सारी चीजों में, पावर ग्रिड्स हो गए, न्यूक्लियर प्लांट, फार्मास्यूटिकल यूनिट, इन सब में प्रॉब्लम जो है देखी जा सकती है, क्योंकि हम इसके ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एआई के साथ ही इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके
कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो रिसेंटली जो है कुछ अटैक्स भी देखे गए हैं जो इंडिया को टारगेट कराता है, जैसे कुडन कुल्लम न्यूक्लियर प्लांट, यहाँ पे प्रॉब्लम देखी गई है। देन ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये सारी चीजें जो है ऑथर बता रहे हैं कि यहाँ इन सारी चीजों में भी जो है प्रॉब्लम देखी जा सकती है। और अगर इंडिया के ग्लोबल साइबर थ्रेट की रैंकिंग की बात करें तो 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट साइबर अटैक नेशन है। सेकेंड मोस्ट साइबर अटैक नेशन था, और 25 में ये जो रैंक है ये 6th रैंक पे ही है। तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है नहीं देखी गई है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है। इन रैंक्स को देखते हुए और साइबर सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए इंडिया क्या कर सकता है? सबसे पहले तो इंडिया को जो अपना एआई स्टैक गैप है या हार्डवेयर का जो गैप है उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया के इंडिजीनियस एआई स्टैक है, मान लीजिए मॉडल्स है, चिप्स है, डिजाइन्स है, वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं पोजीशन में, और हम बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे। तो इंडिया जो है फॉरेन टेक्नोलॉजी पर हेविली डिपेंडेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इंडिजीनियस चीजों पर बनाने पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो एआई मालवेयर है जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही है उसको भी डायनामिक करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये रिस्ट्रक्चर हो रहा है, ये सारे चेंजेस लेके आ रहा है, हमें भी एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आना चाहिए जो रियल टाइम थ्रेट को डिटेक्ट करे। रियल टाइम जो थ्रेट्स है उसे डिटेक्ट कर सके, ऑटोमेटेड रिस्क को मैनेज कर सके या फिर कम कर सके, मिटिगेट कर सके। ये सारी चीजें जो है इंडिया कर सकती है। इसके लिए इंडिया ने जो है कुछ इनिशिएटिव्स जो है इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिससे वो एआई ड्रिवन जो थ्रेट है उसे भी डिटेक्ट कर रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है काम कर रहा है। जो मिनिस्ट्री, जैसे एआई आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई से हम देख रहे हैं साइबर क्राइम भी हो रहा है, और इसी एआई का यूज करके हम इसे डिफेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एंटीवायरस फायरवॉल्स लगा सकते हैं, जिसमें कोई भी सिस्टम में अगर अनऑथराइज एंट्री होगी तो उसे रोकने के लिए एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड जो है पहले से ही हमें बना के रखने हैं। देन जो थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है वो हम बना सकते हैं कि अगर कोई भी साइबर अटैक होता है, कोई भी सस्पिशियस नेटवर्क दिखाई देता है, तो उसे पहचाने, उसे मॉनिटर करे और उसे खत्म करे या फिर उसे कम करने की कोशिश करे। जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज है, जैसे इंडिया ने भी इसके साथ कोलैबोरेट किया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जैसे CERTN। ये सारी जो कंट्री के पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बनाई गई है। और उसी के साथ साथ हम किस तरीके से अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, सिक्योरिटी को सेफगार्ड कर सकते हैं। जो भी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है, जो भी कमजोरी है, उसे फिक्स करने की जरूरत है। और इन जो वल्नरेबिलिटी है उसे कम करके जो भी हैकर्स है वो इन सारी जो हमारी वल्नरेबिलिटी है उसका बेनिफिट ना उठा सके। ये सारी चीजें देखनी है। तो दो टर्म्स जैसे अगर हम देखें, एक होता है साइबर अटैक। तो साइबर अटैक में क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो साइबर अटैक करते हैं किसी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसे हार्म करने के लिए या फिर उस पे उसे हैक करने के लिए। दूसरा होता है साइबर डिफेंस डिफेंसेस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस हैक से बचने के लिए, इन हैकर्स जो भी हैक लेके आते हैं, कोई भी वायरस हो गया लेके आता है, उससे बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह ये काम कर सकता है। प्रोटेक्टिव शील्ड। तो हमें एआई, क्योंकि आजकल सारा जो सिस्टम है सारी तरफ हम देख रहे हैं, चाहे कंट्री हो इंटरनेशनली हो, एआई का यूज जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो हम एआई की ही हेल्प से जो है एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकते हैं,
जिससे सारा सिस्टम, नेशन जो भी हमारा डेटा है वो सेफगार्ड हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल इज चिपफ्लेशन इलेक्ट्रॉनिक्स सी years of price hikes replicated in 6 months। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? इस आर्टिकल में बताया है कि जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें बूम आया है। ये सारी चीजें हमें भी पता है कि उसमें बूम आया है, उसका डेवलपमेंट जो है बढ़ चुका है। बट इस बूम की वजह से जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो थे, जैसे हम कह सकते हैं एसीज थे, स्मार्टफोन्स थे, टीवी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, इन सब के प्राइजेस में भी जो है स्पाइक देखा गया है। और ये जो बढ़ता हुआ स्पाइक है उसे ही चिपफ्लेशन कहा गया है, क्योंकि इन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो चिप होता है उसका यूज होता है, और इसकी जो डिमांड है एआई से, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्लोबल एआई के बूम की वजह से जो चिप की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जो चिप यहाँ यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो बनने कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इनके डिमांड्स तो है अभी भी मार्केट में, बट उसकी सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए इसकी जो प्राइजेस है, प्राइजेस में स्पाइक देखा गया है। तो इस प्रोसेस का जो है, जिसमें प्राइस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इस प्रोसेस को चिप इन्फ्लेशन जो है कहा गया है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके मेन रीजंस क्या है ये सारी चीजें होने के? तो जो ग्लोबल चिप मेकर्स कंपनीज है, जैसे TSMS हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारी जो है कुछ टॉप ग्लोबल चिप मेकर कंपनीज है। तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, जो वो चिप बनाते थे, वो अपना पूरा जो डेटा है, जो उनका सेंटर है, वो एआई की तरफ जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। मतलब जो एआई में यूज हो रहा था चिप, वो ज्यादा बना रहे हैं, रादर कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप यूज होती है उसकी तरफ थोड़ा सा कम ध्यान जा रहा है, क्योंकि एआई एक बहुत बड़ी मार्केट है और ग्लोबली एआई का जो बूम है वो भी देखा जा रहा है। तो इस वजह से ये जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए हम देखते हैं। तो क्या देखा जा रहा है, जो एवरीडे की चीजें है, जो शॉर्टेज जो है देखी गई है, शॉर्टेज देखी गई है जो एवरीडे यूज होती है आइटम्स उनमें। सो एआई चिप्स पर जो है हेवी फोकस जो ये टॉप कंपनीज है, इस रीजन की वजह से जो रेगुलर कंज्यूमर थे इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें जो उसकी बेसिक मेमोरी चिप्स होती है उसका सप्लाई में भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है, उसकी सप्लाई जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है आ रही है। देन आर्टिकल में जो है मूरेज लॉ के बारे में बात करें, देखते हैं मूरेज लॉ क्या था। मूरेज मूरेस लॉ में क्या होता है, जो मूरे होता है वो सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, कोई भी टेक रिलेटेड एडवांसमेंट होती है, उसके साथ साथ इसकी जो कॉस्टिंग है, इसमें जो कॉस्टिंग लग रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ, कॉस्टिंग भी जो है वो कम होती हुई दिखाई देती है, फॉल होती है। बट चिप इन्फ्लेशन का जो ये ट्रेंड है, या फिर चिप इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, तो जो मोरे ने लॉ दिया था वो उल्टा देखा जा रहा है, या फिर जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कॉस्टिंग कम होगी, वो कॉस्टिंग जो है वो कम नहीं होती दिखाई दे रही। जो प्राइजेस है वो ज्यादा हो चुके हैं, और कितने ज्यादा हो चुके हैं, अराउंड 400% का जो है राइस देखा गया है इन सारी चीजों में। तो ये सारी चीजें भी बताते हैं। धीरे धीरे अगर हम देखें, अगर हम स्टैट्स की बात करें, तो इन्फ्लेशन जो है 6 मंथ का डेटा दिया हुआ है। जैसे 2026 जनवरी की ही हम बात करें से लेके 2026 जुलाई में, तो इसी शॉर्ट टाइम में देख सकते हैं, 6 मंथ्स के स्पैन में ही हम देख सकते हैं कि जो प्राइजेस है, प्राइजेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो इस तरीके के प्राइस या फिर इस तरीके का इन्फ्लेशन आने में अराउंड 4 to 5 years लग जाते थे। बट ये सिर्फ 6 मंथ के टाइम पीरियड में इतना ज्यादा जो इन्फ्लेशन है, चिप इन्फ्लेशन की वजह से ये सारी चीजें जो है देखी जा रही है। ये जो इन्फ्लेशन है वो मान लीजिए, ये 6 मंथ के ही डेटा से सारी चीजें आई है कि 6 मंथ में ही जो सीपीआई इंडेक्स है टेलीविजन का,
वो अराउंड 3.5% जो है राइज हो चुका है। एयर कंडीशनर, एसीज जो है उसमें भी 4.8% का राइज देखा गया है। मोबाइल में, ग्लोबल स्मार्टफोन में, इन सब में भी जो है बहुत ज्यादा राइज देखा गया है। इस वजह से जो स्मार्टफोन्स है जो स्मार्टफोन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें अराउंड 11% का जो है ड्रॉप भी देखा गया है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ये सारी चीजें या फिर इतना इन्फ्लेशन बढ़ने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर चीजें देखें, मान लीजिए स्मार्टफोन की ही बात करें, तो एक नेसेसिटी है, आजकल सबकी एक नेसेसिटी है, सबको ये चाहिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अ, अपने डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हो, स्टडी के लिए हो, या फिर ऑफिस जाने के लिए हो, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। स्मार्टफोन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी डिवाइस है, उसका प्राइस इंक्रीज होता है, उसका प्राइस इंक्रीज होता है, तो उस इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज प्राइस में जो है कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, वो डिपेंडेंट रहेगा कि कोई ऑनलाइन प्रमोशनल ऑफर आएगा या फिर कोई डिस्काउंट आएगा, तब हम वो सारी चीजें जो है खरीदेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है। अब इसके लिए इंडिया क्या कर सकता है, सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो पॉलिसी में थोड़ी से चेंज लेके आ सकता है। जो सप्लाई चेन है डोमेस्टिक मार्केट का, उसे बढ़ा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट मार्केट में एक शील्ड लगा सकता है, जिससे जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है उसको सेफगार्ड करे, और हमें जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे हम ISM भी कहते हैं, उसको भी हमें जो है अब बहुत जल्दी ही एग्जीक्यूट करने की, या फिर उसके एग्जीक्यूशन में जो है स्पीड अप करने की जरूरत है, ताकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम देखी जा सकती है उससे हमारा जो कंज्यूमर बेस है उसको प्रॉब्लम देखी ना जा सके। तो छोटा सा आर्टिकल था बट इम्पोर्टेंट है। ये चिप इन्फ्लेशन का जो डेफिनेशन है वो याद रखेंगे। AI के बूम की वजह से ये सब चीजें हो रही है, कि जो क्योंकि जो टॉप कंपनीज है जो चिप बनाती है, वो डाइवर्ट करे, या हम कह सकते हैं ज्यादा फोकस जो है AI ड्रिवन चीजों पे कर रही है, जिससे जो ये मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, वो थोड़ा सा हैम्पर हो रहा है, क्योंकि शॉर्टेज देखी जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और प्राइस सिर्फ चिप से बढ़ने, प्राइस का मतलब होता है कि जो पूरा स्मार्टफोन है, पूरा टीवी है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसका ओवरऑल प्राइस का बढ़ना। तो इससे सिर्फ एक छोटी सी चीज से ओवरऑल प्राइसिंग में, डिमांड में और सप्लाई में भी काफी चेंजेस जो है आ सकते हैं। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज्ञान मीमांसा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड सी यू सून।